हेलो दोस्तों, पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। यूपीएससी का आज पीटी हुआ था तो उसको एनालिसिस करते हैं, उसका अब क्या आंसर हो सकता है, तरीके के आंसर की ही है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। ये सेट डी का है। सेट डी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है कब दिया था? तो इसका आंसर क्या होगा? चंपारण सत्याग्रह के समय कि दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय में, या लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के समय में। ये एक्चुअली 1922 में दिए थे और ये आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह के समय में, हम कह सकते हैं। उसी समय उनके ऊपर केस हुआ था और सेडिटेशन का केस, मतलब राजद्रोह का केस लगा था। और उसी राजद्रोह में बाल गंगाधर तिलक के एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा था कि भैया कि मैं तो बाल गंगाधर तिलक नहीं हो सकता, लेकिन आप उनसे कंपेयर कर रहे हैं तो ये तो बड़ी बात है हमारे लिए। अब देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की डांसिंग गर्ल नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी है? तो इसका आंसर जो होगा, तो उस समय हम नॉर्मली देखेंगे क्योंकि कांस्य युग है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो मेनली आपको देखने को मिलेगा कांस्य का, ब्रॉन्ज का। तो इसका आंसर सी होना चाहिए। चौरी चौरा घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसके विधिक प्रतिरक्षा, लीगल डिफेंस प्रदान की गई? तो चौरी चौरा इंसिडेंट गोरखपुर के पास हुआ था और वो इंसिडेंट के बाद आंदोलन को ख़त्म करना पड़ा। उसमें दो बड़े लोग काम किए थे, मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत ने ये लीगल डिफेंस प्रदान किए थे चौरी चौरा घटना में। तो इसका चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना के उपरांत गांधी जी ने अनटचेबिलिटी का सतत विरोध करते रहे और सभी के में से उन्मूलन के लिए अपील करते रहे? राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों से उत्थान के शामिल करने का निश्चय किया। तो देखो, इसमें है पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी, या भारत शासन अधिनियम 1935 की। तो ये उस समय की बात है जब पूना समझौता की, जब गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। अंबेडकर के बीच में हुआ था यह समझौता, और उसी समय उन्होंने ये दर्व जेल में इन्होंने मतलब फास्टिंग भी किया था मृत्यु तक, तभी जाके पूना पैक्ट शामिल हुआ था। और पूना पैक्ट में जाके ये जो उनका फास्ट था वो जाके ख़त्म हुआ था। तो इसका आंसर जो होगा ये वो होगा, वो कौन सा होगा? तो पूना समझौता। आगे देखिए, निम्नलिखित फलों पर विचार करें। क्या है? पपीता, अनानास और अमरूद। ये कहाँ कहाँ से उपयुक्त में से कितने 16वीं और 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाए गए? अब ये है कि ये सारे फल है, पपीता, अनानास और अमरूद, ये फल जो है वो पुर्तगाली द्वारा भारत में लाया गया था क्या? तो हाँ जी। देखो, एक्चुअली में यह इन तीनों का जो ओरिजिन है वो अमेरिका है। अमेरिका का मतलब देखो, ये नॉर्थ अमेरिका में पपाया होता है, नॉर्थ अमेरिका में वहीं अनानास आप देखेंगे ये साउथ में, और अमरूद आपके सेंट्रल अमेरिका में। लेकिन भारत में जो इंट्रोड्यूस किया वो पुर्तगालियों ने ही किया था, और इसीलिए इसका आंसर जब देखेंगे तो ये सभी तीनों होगा, जो कि तीनों हैं ये पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया था।
आगे देखिए, निम्नलिखित देशों पर विचार करें। यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील, इनमें से 4 से अधिक क्षेत्र के टाइम जोन है। अब देखो, यूनाइटेड किंगडम में एक ही टाइम जोन है, एक है केवल। डेनमार्क में 2 है करीब करीब। न्यूजीलैंड में भी आपके 2 है टाइम जोन। और ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील को देखें तो देखो, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे 3 है और ब्राज़ील में 4 है। तो भाई इसमें देखा जाए तो केवल एक होना चाहिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करो तो आंसर सही मिलता है ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। तब जाके इसका आंसर जो होगा वो केवल 2 होगा और डी इसका आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील के टाइम जोन 4 है, ऑस्ट्रेलिया के 3 है। तो अब इसको इंक्लूड करेंगे तो 4 में इंक्लूड किया जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील जो है केवल 2 ऐसे हैं जिसका टाइम जोन 4 है। बाकी जितने हैं उनके टाइम जोन 4 नहीं है दोस्तों। आगे देखिए, हिंदी में कहता है कि 7वां क्वेश्चन ये है कि साइबेरिया में अनादिर और अलास्का में नोम एक दूसरे से कुछ ही किलोमीटर दूर है, किंतु जब इन शहरों में लोग जगते और नाश्ते के लिए तैयार होते हैं तब अलग अलग दिन होते हैं। 7वां क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब ये यहाँ है ऊपर की तरफ, ऐसे बात करें ऊपर है ये तो 2 है तो 80 किलोमीटर अपार्ट। इनके दोनों की डिस्टेंस है ना 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर है केवल। लेकिन टाइम जोन पे दोनों अलग अलग है। तो आप देखोगे तो टाइम जोन के वेस्ट में रसिया पड़ता है, रसिया, और अलास्का वेस्ट में पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब पहले वाला तो ठीक है। दूसरा वाला, जब अनादिर में सोमवार होता है तब नोम में मंगलवार होता है। तो भैया सोमवार यदि इसमें होगा तो नोम आपको रसिया में यदि सोमवार है तो इसके ईस्ट में पड़ेगा। इसका मतलब ये संडे होगा ना भाई, एक दिन पहले संडे होगा, मतलब ये आपका गलत हो गया, ये होगा संडे। और इसीलिए जो दूसरा वाला है क्वेश्चन ये गलत हो जाता है और इसका आंसर जो होगा वो केवल एक सही होगा। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से कौन आत्म सम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का संस्थापक थे? तो परियार और वी रामास्वामी नायर। अब ये कब बना था? तो 1925 में बना था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। और इसका जो मेन काम था क्या था? तो ब्राह्मणिकल थॉट के खिलाफ था, ब्राह्मणिकल थॉट के खिलाफ था। कास्ट सिस्टम को सुधारने के लिए 1925 में इसका सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु में। ठीक है, ये इसका आंसर, तो ए आंसर होगा। आगे देखिए कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अब बोत्सवाना, चिली और इंडोनेशिया। अब इसको देखा जाए तो बोत्सवाना, हीरा एकदम सही है, हीरा का यहाँ पर है खनन बहुत ज़्यादा। वहीं पर चिली में देखा जाए तो लिथियम बहुत बढ़िया, भारत इसको इंपोर्ट कराने की भी बात चल रही है चिली से, और इस समय मिला भी है चिली से लिथियम का बहुत बड़ा जो है संसाधन मिला है। इंडोनेशिया में निकल। तीनों ठीक है, ये तीनों ठीक है। तो तीनों का मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका आंसर देखोगे तो सभी 3 ठीक है, सभी 3 ठीक है इसमें। आगे देखिए, 8वां क्वेश्चन हमने कर लिया था। 9वां, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब ये मैलार के इटली, ये याद करने वाले चीज़ें हैं और तीनों ठीक है। नेमाटिक स्पेन, सर्डिनिया फ्रांस, और ये तीनों सही है।
इसलिए इसका आंसर इसमें कुछ समझाने योग्य नहीं है, इसलिए ये तीनों सही है। तो सभी तीन इसमें इसका आंसर जो होगा सभी तीन होगा बेटा। आगे देखिए, इसका अंग्रेजी पार्ट देखें। अब कह रहा है कि सपोज करिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80,000 करोड़ और रेवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट का 60,000 करोड़ है। द गवर्नमेंट बजट ऑल्सो शोज द बोरोइंग ऑफ 10,000 करोड़ एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ 600 करोड़। तो आपको बताना है कि कौन सा रेवेन्यू डेफिसिट कितना होगा, फिस्कल डेफिसिट क्या होगा, प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा। अब यदि रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट एक पेज ले लेते हैं ऐसे। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है बेटा, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्चा है, अब माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट जो मिला है, कितना एक्सपेंडिचर है और कितना रिसिप्ट हुआ है, वो आपका रेवेन्यू डेफिसिट है। और यहाँ पर यदि रेवेन्यू डेफिसिट हमको देखने को मिलेगा तो रेवेन्यू डेफिसिट हमें कहाँ से दिखाई देगा, तो ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो इसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, तो 80,000 माइनस 60,000 तो 20,000, मतलब ये वाला तो ठीक है 20,000 करोड़। वहीं फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो क्या होगा, तो फिस्कल डेफिसिट जो होगा वो तो बोरोइंग का टोटल भाग ही हिस्सा होगा। और बोरोइंग का टोटल भाग का हिस्सा कितना है, यहाँ पर कितना है, तो वो आपका है 10,000, ये 10,000। तो इसका मतलब दूसरा वाला भी सही है, पहला वाला भी सही है। और प्राइमरी डेफिसिट कह रहा है, मतलब तो प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो बोरोइंग जितना आपने किया है, बोरोइंग, और उसमें माइनस कर दो जो आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया है, इंटरेस्ट पेमेंट किया है, जो आपने इंटरेस्ट को पेमेंट किया है, मतलब 10,000 माइनस 6,000, 4,000 रुपया ये हो जाएगा। इसका मतलब तीनों सही है, तीनों सही है। ये क्वेश्चन बड़ा अजीबो दिया था और बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन दे दिया था। आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन, इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर विच विल कनेक्ट इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाया ईरान, इंडिया टू सेंट्रल एशिया बाय चाइना, इंडिया साउथ ईस्ट एशिया थ्रू बांग्लादेश एंड म्यांमार, इंडिया टू यूरोप थ्रू अजरबैजान। तो बेटा इसका आंसर तो इंडिया टू सेंट्रल एशिया वाया यूरोप ईरान। अब देखिए ये 2000 में बना था और कौन कौन मिलके, तो इंडिया, ईरान और रसिया ने मिलके इसका निर्माण किया था 2000 में। तो ये यूरोप से कनेक्टिविटी के लिए है, माल को इधर से लेकर वहाँ तक पहुँचाना, इंडिया से सेंट्रल एशिया, यूरोप वाया ईरान। तो इसका पहला आंसर होगा 12 का। आप इस तरह से इसको देखेंगे। आगे देखिए, consider the following statement of the two major ethanol producer in the world, Brazil and United States of America. The former produce more ethanol than later. अब ये क्या कह रहा है कि देखो भैया, विश्व के दो ऐसे देश है जो इथेनॉल प्रोडक्शन में है, एक है अमेरिका और दूसरा है ब्राज़ील, ए और बी। पहला वाला तो ब्राज़ील एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द फॉर्मर प्रोड्यूस
मोर इथेनॉल देन लेटर। फॉर्मर का मतलब यहाँ पर ब्राज़ील की बात कर रहा है कि ब्राज़ील ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, नहीं भैया, तो अमेरिका 1 नंबर पे है और ये 2 नंबर पे है। सबसे ज़्यादा अमेरिका इथेनॉल प्रोडक्ट करता है, उसके बाद ब्राज़ील करता है। वहीं दूसरा कह रहा है कि अनलाइक इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वेयर द कॉर्न इन द प्रिंसिपल फीडबैक ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन। अब जो इथेनॉल प्रोडक्शन होता है अमेरिका में वो सबसे ज़्यादा कॉर्न से होता है, और वहीं बात करें कि दूसरा ब्राज़ील शुगर से, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा, ब्राज़ील में शुगर बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा वाला तो सही है, पहला वाला गलत है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और ब्राज़ील दूसरे नंबर पे है। तो इसका मतलब आपका पहला वाला हो गया गलत और दूसरा वाला हो गया सही। तो इसका यदि आंसर ढूंढेंगे आप तो क्या मिलेगा कि बोथ ए एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नहीं, दोनों करेक्ट नहीं है। ए इज करेक्ट बट 2 इज नॉट करेक्ट, ए ही गलत है, और मतलब ए इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। इसका आंसर डी होगा, तो इसको देख लीजिएगा। आगे देखिए, वर्ल्ड बैंक वांट दैट इंडिया कुड बिकम वन ऑफ द फर्स्ट प्लेस वेयर द वेट बल्ब टेम्परेचर routinely exceed 25 degrees Celsius, which of the following statement best reflect the implication of above said report। क्या कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो कह रहा है, एक रिपोर्ट पेश किया था जिसमें कहा था कि वेट बल्ब टेम्परेचर 35% यदि एक्सीड कर लेगा तो इंडिया में बड़ी दिक्कत होने वाला है। और उसके 2 ऑप्शन दिया है कि पेनिनसुलर इंडिया विल मोस्ट लाइकली सफर फ्रॉम फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड ड्रॉट। और दूसरा कह रहा है सर्वाइवल ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन विल अफेक्ट एज द शेडिंग ऑफ देयर बॉडी हीट थ्रो प्रेस्पायरेशन बिकम डिफिकल्ट। अब देखिए 2 चीज़ें कह रहा है कि हिंदी में देखें तो हिंदी में इसको हिंदी में देखें एक बार, हिंदी मीडियम को वाले को भी समझ में आए चाहिए। हिंदी में देखें एक बार। अब हिंदी में क्या कह रहा है कि विश्व बैंक ने ये चेतावनी दी है कि भारत में ऐसे प्रथम स्थान में से एक बन सकता है जहां अर्ध बल्ब तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। तो निम्नलिखित कथनों में से इस रिपोर्ट में चीज़ें बताया कि संबंधित संभावना है कि पेनिनसुला भारत में बाढ़, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखी से ग्रस्त होता रहेगा। और दूसरा यही कह रहा है कि मानव समेत सभी प्राणियों की उत्तरजीविता प्रभावित होंगे, क्योंकि उसके लिए पसीने के माध्यम से अपने शरीर के ताप से निकलना मुश्किल होता रहेगा। अब सबसे पहले ये चीज़ें जानने के लिए सबसे आपको पहले जानना पड़ेगा कि क्या होता है वेट। अब देखो भैया, ये है मरकरी, ये टेम्परेचर जिसे नापते हैं, मरकरी नहीं, इसको बोलते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर है, मान लो थर्मामीटर, ये निब होता है, निब। अब यदि ऐसे तो 2 तरीके के होता है, एक ड्राई होता है और एक वेट होता है, वेट। अब यदि नॉर्मल थर्मोमीटर का यूज करके और आप टेम्परेचर को नापते हैं तो वो नॉर्मली उसको ड्राई बोला जाता है। लेकिन यदि यहाँ पर कपड़े लपेट दे आप क्लोथ को, तो उसको क्या बोला जाएगा? वेट बोला जाएगा। अब इससे फर्क क्या होगा कि देखो, जैसे शरीर में, अब शरीर एक ले लो, तो शरीर में क्या होता है कि भाई शरीर में एक तो शरीर अपना टेम्परेचर को मेंटेन करता है, टेम्परेचर को, साथ में ह्यूमिडिटी होती है, पसीने निकलते हैं और पसीने इवापोरेट हो जाते हैं, बाहर निकलने लगता है पसीना। अब मान लो कि बाहर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई तो इवापोरेशन होगा क्या? नहीं होगा, पसीना पानी के रूप में ऐसे निकलने लगता है। तो इसका मतलब इवापोरेशन को, जो वेट वाला है, इवापोरेशन को हम मापते हैं। ड्राई वाला क्या है कि भाई हमें टेम्परेचर को मापना होता है। मतलब वेट जो बल्ब होता है, टेम्परेचर, वो पूरा ओवरऑल मापा जाता है। जैसे कि आप शरीर ह्यूमिडिटी प्लस टेम्परेचर दोनों को मिला के हम देखेंगे कि टेम्परेचर का जो कितना है। अब इसके आधार पे तो
आप वहीं पर आएंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि ऐसा हो, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, तो देखो लार्ज प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो पेनिनसुलर इंडिया का भाई साहब कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ओवरऑल क्लाइमेट इम्पैक्ट का कारण होगा ये ओवरऑल, तो ये गलत होगा इसका आंसर। लेकिन कहा जाता है कि वेट बल्ब टेम्परेचर यदि 30% से ऊपर हो तो वो खतरनाक होता है, वो हालत खराब कर देता है। इसका मतलब ये वाला तो सही है, तो इसका आंसर जो होगा बेटा वो होगा केवल दो आंसर होगा बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, द कंट्री फिजिकल डेफिसिट स्टैंड एट 50,000 करोड़, इट इज रिसीविंग 10,000 करोड़ थ्रू नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, द कंट्री इंटरेस्ट लाइबिलिटी आर 1500 करोड़, व्हाट इज द ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि बेटा कि टोटल जो फिजिकल डेफिसिट है FD में जो लाइबिलिटी है उसको माइनस कर दो, जो कंट्री के इंटरेस्ट पेमेंट करना है उसको माइनस कर दो, मतलब 50,000 माइनस 1500 आपके 48,500, इसका आंसर हो गया। सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा दिमागी नहीं लगाना है। आगे देखिए क्वेश्चन, अब ये कह रहे थे 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत के 15वें वित्त आयोग की सिफारिश संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो 15 फाइनेंस कमीशन था उसके हिसाब से कौन सा सही है। उसने राज्यों द्वारा शिक्षा परिणामों में उत्तर लाने हेतु प्रोत्साहित राशि प्रदान करने के लिए वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक 4800 करोड़ के अनुदान की अनुशंसा की थी। तो ये वाला तो ठीक है, 4800 करोड़ दिया था। संघ के करों के निवल आगम का 45% राज्यों के साथ बंटवारा जाना चाहिए। देखो बेटा ये 45% नहीं है, 41% है, 41% है, और ये इसीलिए हो जाता है ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 41% है। और सभी राज्यों के लिए कृषि सुधार के क्रियान्वयन हेतु निष्पादन आधारित प्रोत्साहन के रूप में 45,000 करोड़ रखे गए हैं। तो ये भी था 15वां फाइनेंस कमीशन में। वहीं उसने राजकीय निष्पादन के पुरस्कार करने हेतु कर प्रयास निकस टैक्स क्राइटेरिया को भी आरंभ किया था। ये भी ठीक है, इसका मतलब 3 आपके ठीक है और 1 गलत है। क्यों? क्योंकि वो तो 1 दूसरा को छोड़ के 1, 3 और 4 आपका सही है। सी आंसर है इसका, सी आंसर। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक IBRD के बारे में निम्नलिखित बातें क्या क्या चीजें। ये मध्यम आय वाले देशों को ऋण और गारंटी प्रदान करता है, एकदम सही है। इसका काम है ऋण प्रदान करना। ये गरीबी कम करने में विकासशील देशों की सहायता के लिए अकेले ही कार्य करता है। अकेले नहीं कार्य करता, क्योंकि वर्ल्ड बैंक है ना बेटा, वर्ल्ड बैंक समूह है। ये वर्ल्ड बैंक समूह मिल के काम करते हैं, तो ये अकेले काम नहीं करता, इसलिए ये गलत हो गया। ये तो सही है, ये गलत हो गया, अकेले काम नहीं करता। और इसके स्थापना तृतीय विश्व युद्ध के उपरांत में यूरोप के पुनर्निर्माण सहायता हेतु की गई थी। ये भी ठीक है। तो इसका मतलब 1 और 2, इसका आंसर केवल 1 और 2 है। 17वां का आंसर आपका ये होगा। अब देखिए 18वां RTGS और NEFT के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या होता है RTGS और NEFT? तो भैया ये फटाफट ट्रांजैक्शन के लिए होता है। अब पहला क्या कह रहा है कि RTGS में भुगतान उसी क्षण हो जाता है, जबकि NEFT के मामले में भुगतान करने में कुछ समय लगता है। ये वाला तो एकदम ठीक है आपके, कुछ समय लगता है, कुछ दिन नहीं लगता है।
कुछ समय में ही हो जाता है। दूसरा, आरटीजीएस में ग्राहक से आवक लान देन के लिए प्रभाव किया जाता है, जबकि एनईएफटी में ऐसा नहीं होता है। बेटा देखो, आरटीजीएस हो या एनईएफटी है, दोनों में पैसा रिसीव करने के लिए कोई नहीं लगता है, सेंड करने के लिए पैसा लगेगा, तो एकदम ये गलत हो गया। और दूसरा, आरटीजीएस के लिए तीनों में प्रचलन के 1 घंटे सीमित है, जबकि एनईएफटी में नहीं है। घंटे सीमित है, जबकि एनईएफटी में नहीं है। दोनों के दोनों आप देखेंगे तो वहीं आरटीजीएस के लिए कतिपय दिनों में प्रचलन 1 घंटे सीमित है, जबकि एनईएफटी में ऐसा नहीं है। बेटा ये भी एकदम गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब केवल एक इसका सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। अब देखिए, निम्नलिखित देशों पर विचार करिए: संयुक्त राज्य अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर और बांग्लादेश। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से किसके यूपीआई चलता है, भाई स्वीकार किया जाता है किस देश में। तो बेटा संयुक्त राज्य अमेरिका में चलता है, फ्रांस में है, जर्मनी में एकदम नहीं है, सिंगापुर में है और बांग्लादेश में नहीं है। तो 3 है, केवल 3 है, ये 3 है, 3 में ये चलता है यूपीआई हमारा, भारत के अलावा। अब देखिए, पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका लक्ष्य आवासीय सेक्टर में 1 करोड़ घरों की छत पर सौर पैनल लगाना, एकदम मुख्य कारण यही है इसका, पीएम सूर्य घर मुक्त योजना। इसका नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय का लक्ष्य छतों पर सौर पैनल लगाने, उनके प्रचलन, अनुसरण और मरम्मत करने के विषय में आधार स्तर एकदम प्रशिक्षण करना, सबको ये ट्रेनिंग देना है कि भैया कैसे लगाया जाए। और इसके लक्ष्य क्षमता निर्माण के स्कीम घटक के अंतर्गत नए कौशल और कौशल का 3 लाख से अधिक कुशल जनशक्ति सृजन करना, एकदम एम्पावरमेंट के लिए भी बनाया गया कि भैया लोगों को जॉब मिले, 3 लाख लोगों को। ऐसे तो एकदम ये तीनों सही है, और तीनों सही होने का मतलब इसका आंसर क्या होगा, तो 1, 2 और 3 होगा बेटा। आगे देखिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन बात करें तो अगला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सम रेयर अर्थ एलिमेंट आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर्स। मतलब जो रेयर मेटल होता है, जो ओशन में रेयर मेटल मिलते हैं, वो कंप्यूटर और मॉनिटर के लिए क्या उसका प्रयोग में लाया जा सकता है? तो एकदम लाया जाता है बेटा, क्योंकि उसको फास्फोरस में ऐड कर दिया जाता है। तो अब उसके क्या होता है ना कि बहुत सारे कलर, विवाइड कलर लाने के लिए उसमें प्रयोग किया जाता है। और सम रेयर अर्थ एलिमेंट है फॉस्फोरेन प्रॉपर्टी, एकदम सही है, दोनों सही है। यदि ये दोनों सही है तो ये कलर लाने के लिए रेयर अर्थ मेटल का प्रयोग किया जाता है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो मतलब बोथ स्टेटमेंट 1, 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन द, ये एक्सप्लेन किया है, तो इसका आंसर 1 होगा। आगे देखिए 22वां क्वेश्चन, इंडियन रेलवे हैव प्रिपेयर्ड नेशनल रेल प्लान टू क्रिएट ए फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2028। कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन protection system delivered in the collaboration with Germany. A Kavach system consists of RFID tag fitted on the track in station section। कह रहा है कि भाई इंडियन रेलवे रेल प्लान बनाया है 2028 तक। नहीं भैया, ये 2028 नहीं 2030 है, और ये इसलिए गलत हो गया, ये पहला गलत हो गया क्योंकि ये 2030 इसका लक्ष्य दिया गया है। वहीं कवच जो है वो भारतीय है और जर्मनी के साथ नहीं, भारतीय इंस्टीट्यूशन संस्थाओं के साथ ही मिलकर इसका निर्माण किया गया है। और कवच करता क्या है कि भैया लड़े नहीं एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से, इसके लिए ये
बनाया गया था एंटी कोलिजन सिस्टम है और इसमें RFID का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये तो ठीक है और ये दोनों के दोनों गलत हो गए। तो क्या बना, में नॉट करेक्ट आंसर बतानी है तो इसमें पहला और दूसरा जो है वो नहीं है करेक्ट, तो इसका मतलब ए आंसर होगा इसका। अब देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्पेस मिशन, ऑक्सियम 4 और SPADX और गगनयान, इस तीनों में से कौन सा ऐसा सिस्टम है जो माइक्रोग्रेविटी के लिए काम करती है। क्वेश्चन ये है कि माइक्रोग्रेविटी के लिए, तो ऑक्सियम 4 माइक्रोग्रेविटी के लिए प्रयोग में आता है इसका ये, और गगनयान हमारा जो भारत का है। देखो, SpaceDX इसरो द्वारा बनाया गया और इसका काम है कि डेब्रिज जो है, डेब्रिज का मतलब होता है जो कूड़ा करकट स्पेस में पड़ा हुआ है, स्पेस में कूड़ा करकट को बाहर निकाल के उसको ख़त्म करना। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा केवल 2, ऑक्सियम 4 और गगनयान, ये 2 है तो ओनली 2 आंसर। इसका मतलब इसका आंसर बी है 23 का। आगे देखिए, आगे देखिए 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24 को क्वेश्चन ये है कि विथ रेफरेंस टू इंडिया डिफेंस सिस्टम, इंडिया डिफेंस कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स एयरक्राफ्ट टाइप, जैसे डॉर्नियर 228 IL-76 है, C-17 ग्लोब मास्टर 3rd। अब इनका क्या काम है भैया, तो इनका डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो मेरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट डॉर्नियर 228 एकदम ठीक है, ये पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, मतलब ये देख रेख करता है, निगरानी के लिए है मेरी टाइम। दूसरा IL-76 सुपरसोनिक कंपार्ट एयरक्राफ्ट नहीं है, ये भी माल ढोने के लिए बनाया गया था, तो ये गलत हो गया। और C-70 ग्लोब मास्टर 3rd USA से लिया गया है और ये भी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए है, मतलब 2 सही है, केवल 2, ओनली 2, इसका बी आंसर होगा 24वां का। आगे देखिए, आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन मेक्स यूज ऑफ। अब देखिए, कहने का मतलब है कि बारिश नहीं हो रही है, बारिश बनाने के लिए क्या चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है सिल्वर आयोडीन और पोटेशियम आयोडीन का प्रयोग किया जाता है बारिश, आर्टिफिशियल बारिश का निर्माण करने के लिए बेटा। आगे देखिए 26वां क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यदि प्रेसिडेंट के क्षमा याचना करने की जो शक्ति है उसके बारे में बात करें तो एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशल। कंसिडर द फॉलोइंग, देखो यदि पार्डनिंग क्षमा याचना की बात करें प्रेसिडेंट का तो उसमें क्या पहला है कि एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्ट टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। क्या जुडिशियल रिव्यू के लिए है? एकदम है। सब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो था केशवानंदा भारती के केस में, भाई बहुत सा कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत नहीं आता है। यदि उसका क्षमा याचना मॉडिफाइड हो, मॉडिफाइड का मतलब होता है कि उसका निर्णय हो जानबूझ के दिया गया, उसका कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, तो जुडिशियल रिव्यू के लिए खुला पड़ा है। अ प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं भैया, ये 74 अनुच्छेद से सारे का सारे क्या है, बाउंड है। पहले ही बताया कि मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एडवाइस करेगा ही करेगा, उसमें कोई दो राय है नहीं। इसका मतलब 26वां का आंसर 1 होगा। एक सिंपल सी बात है। अब देखिए अब देखिए 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन की बात करें तो वन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल अ स्पीकर शैल नॉट बी वेकेट हिज हर ऑफिस अंटिल द इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग हाउस ऑफ द पीपुल आफ्टर द डिसोल्यूशन। अब देखो भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई यदि जो भंग हो जाता है लोकसभा तो स्पीकर बना रहेगा क्या?
अनटिल नया गवर्नमेंट फॉर्म हो। तो अनुच्छेद आर्टिकल 94 ये कहता है, एकदम कहता है, अनुच्छेद 94 है भाई, और 94 ये कहता है कि पहली बात, दूसरा, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल ऑन बिगेन इलेक्टेड एज ए स्पीकर शैल रिजाइन फ्रॉम हिज हर पॉलिटिकल पार्टी इमीडिएटली। दूसरा कि क्या कोई मेंबर स्पीकर बनता है तो क्या उसको पार्टी के अध्यक्षता से, मेंबरशिप से उसको हट जाना चाहिए। और तीसरा इसका आंसर क्वेश्चन दिया है कि स्पीकर ऑफ द हाउस पीपल में बी रिमूव फ्रॉम his or office by resolution of the house of the people passed by majority of all of the member of the house, provided that no resolution shall be moved unless the least 14 days notice has been given of the intention to the move the resolution। देखिए 3 चीज़ें हैं, ये बहुत यूपीएससी ने बहुत भयानक क्वेश्चन बनाया है इसको, और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, बेसिक लॉजिक के आधारित ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला वाला ऑप्शन देखिए, उसमें ये कह रहा है कि क्या जो स्पीकर है, स्पीकर जो है रेजोल्यूशन, जब लोकसभा डिजॉल्व हो जाता है तो क्या वो बना रहेगा, एकदम बना रहेगा, ये वाला तो ठीक है। दूसरा कि पार्टी के वो रिजाइन कर सकता है, नहीं भाई देखो हमारे सिस्टम में नहीं होता है, यूके प्रणाली में, सिस्टम में ये होता है जहां पर यदि कोई मेंबर स्पीकर चुना जाता है तो उसको अपने पार्टी से इस्तीफा देना पड़ता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। एथिकली ऐसा है कि उसको हटाना चाहिए, और दूसरा कि उसको हटाने के लिए भाई मेजोरिटी चाहिए लोकसभा का वो, और 14 दिन का नोटिस चाहिए। अनुच्छेद 94 की बात है। तो ये चीज़ें स्पीकर का, तो इसका मतलब इसका दूसरा वाला आंसर गलत है और पहला वाला और तीसरा वाला सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला और तीसरा। पहला और तीसरा कौन सा है, पहला और तीसरा, सी आंसर होगा इसका, सी आंसर। अभी ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में, 3 पार्ट में हम देखेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे यूपीएससी का पेपर। तब तक की मिलते हैं अभी आधे घंटे में। इस वीडियो को देखते हैं और आप क्वेश्चन को देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इसमें से। थैंक